Assalamu alaikum students of grade 9, welcome to online lecture. I hope everyone is doing well. स्टूडेंट्स, आप लोगों ने बायो का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया हुआ है और इसमें जो इसका फर्स्ट टॉपिक है फोटोसिंथेसिस वो आप लोगों ने कंप्लीट पढ़ लिया हुआ है। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉपिक नंबर 7.3 रेस्पिरेशन से। रेस्पिरेशन के बारे में हम पढ़ेंगे कि रेस्पिरेशन क्या होती है, इसकी कितनी टाइप्स हैं और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। व्हाट इज़ रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन आपकी बॉडी में एक एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है जिसमें आपकी बॉडी में आप लोगों ने जो भी फूड खाया होता है, जो आपके सेल्स का हिस्सा बन चुका होता है, उसको ब्रेक डाउन किया जाता है। आप लोग जो भी फूड ऑर्गेनिक फूड जो लेते हैं उसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स पाए जाते हैं, उनको ब्रेक डाउन किया जाता है। जब वो बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं तो उन बॉन्ड्स के अंदर से एनर्जी रिलीज़ होती है। वो एनर्जी जो है वो ऑर्गेनिजम्स अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते हैं। अब क्योंकि ये प्रोसेस जो है वो सेल्स के लेवल पे होता है तो हम इसको सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। अच्छा, जब भी रेस्पिरेशन का जिक्र होता है उसके साथ एक और टर्म होती है जिसे हम ब्रीदिंग बोलते हैं, जो आमतौर पे उसको कंफ्यूज किया जाता है दोनों टर्म्स को। ब्रीदिंग क्या होती है कि आप लोग जब सांस लेते हैं तो आपकी जो सराउंडिंग में जितनी भी गैसेज हैं वो आप नोज़ के ज़रिए से अपनी बॉडी में इनहेल करते हैं और वो जो सारी गैसेज हैं उनमें से सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन आपकी बॉडी को रिक्वायर होती है और वो ऑक्सीजन आपके सेल्स का हिस्सा बनती है। उसके बाद जब आप लोग माउथ के ज़रिए से डिफरेंट जो गैसेज हैं उसको एक्सेल आउट करते हैं तो ऑक्सीजन के अलावा सारी गैसेज जो हैं वो बॉडी से बाहर रिमूव कर दी जाती हैं। तो ये सिंपल गैसेस का एक्सचेंज है कि आप गैसेस को जो है वो बॉडी में लेके जाते हैं, ऑक्सीजन आपके सेल्स में एब्जॉर्ब होती है, उसके बाद बाकी गैसेज जो हैं वो बॉडी से बाहर रिलीज़ कर दी जाती हैं। इसको बोलते हैं ब्रीदिंग। ठीक है, तो ब्रीदिंग के बाद जो रेस्पिरेशन है वो इससे एडवांस एक स्टेप है। उससे अगला स्टेप है जिसमें क्या होता है कि जो ऑक्सीजन आपके सेल्स के अंदर एब्जॉर्ब हो चुकी होती है वो अब उस फूड को ब्रेक डाउन करती है जो आप लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम ने आपकी बॉडी में डाइजेस्ट की होती है। आपको पता है कि आपकी बॉडी में एक टाइम में बहुत से सिस्टम एक्टिव होते हैं क्योंकि ऑर्गेनिज्म बनता ही ऑर्गन सिस्टम से है और ऑर्गन सिस्टम जो है वो एक तो ज़ाहिर नहीं होता किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। अब आप लोगों की बॉडी में एक सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम जो आपकी फूड को ब्रेक डाउन करता है, उसे डाइजेस्ट करता है, उसके बाद वो उसको सेल्स का हिस्सा बनाता है, एब्जॉर्प्शन का काम करता है। जब आपका फूड सेल्स के अंदर स्टोर हो जाता है तो आप उसको एज इट इज़ जो है वो एनर्जी की फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते। सेम ऐसे जैसे अगर आपके पास बहुत सा बैंक बैलेंस है तो आप लोग दुकानदार को जाकर ये नहीं कह सकते कि मेरे पास इतने पैसे हैं और मुझे ये चीज़ जो है वो प्रोवाइड की जाए। जब तक कि आप उसे कैश की फॉर्म में जो है वो करेंसी की फॉर्म में पैसे नहीं देंगे आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। सेम ऐसा आपकी बॉडी का केस है कि आपने डाइजेस्टिव सिस्टम ने जो भी फूड को डाइजेस्ट किया था वो आपके सेल्स का हिस्सा बन गया, लेकिन वो फूड आपको एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेगा जब तक कि आप लोगों की बॉडी में साथ दूसरा प्रोसेस जो रेस्पिरेशन का वो नहीं होगा। जब ऑक्सीजन आपके सेल्स में जाएगी तो उन्हीं सेल्स के अंदर जिनके अंदर फूड भी स्टोर थी उस फूड के मॉलिक्यूल्स को वो ब्रेक डाउन करेगी। वो फूड के मॉलिक्यूल जब ब्रेक डाउन होंगे तो उसके अंदर से एनर्जी रिलीज़ होगी जो आप करेंसी की फॉर्म में यूज़ करेंगे। आप लोगों ने इससे पहले एक टॉपिक पढ़ा है एटीपी जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का आप लोगों ने पढ़ लिया डिटेल से कि आपकी बॉडी की जो एनर्जी करेंसी है वो एटीपी की फॉर्म में होती है। लेकिन अगर आपने अपनी बॉडी में कोई भी एक्टिविटी करवानी है तो उसके लिए जो एनर्जी होती है वो एटीपी की फॉर्म में आप लोग यूज़ करते हैं। और वो एनर्जी कहाँ से आती है? उन फूड मॉलिक्यूल्स में से आती है जो आप लोगों ने फूड खाया होता है। प्रोटीन की फॉर्म में आप फूड लेते हैं या कार्ब्स की फॉर्म में लेते हैं या आप जो है वो फैटी फूड खाते हैं, ऑयली और घी वाली चीज़ें खाते हैं। उन सब के अंदर जो है वो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। वो बॉन्ड जब टूटता है ऑक्सीजन की वजह से तो उस बॉन्ड के अंदर से जो एनर्जी रिलीज़ होती है फिर वो आप लोग अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, एक्टिविटी कोई भी हो सकती है, आप खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, इवन कि आप सो रहे होते हैं तभी आपके बॉडी के कुछ पार्ट्स जो हैं वो एक्टिव होते हैं। इसके अलावा आपके अंदर की जो सिस्टम है, आपका जो मेटाबॉलिज्म है जो आपको बाहर से नज़र नहीं आ रहा, बहुत से केमिकल रिएक्शंस हर टाइम आपकी बॉडी में हो रहे होते हैं, उनके लिए आपको एनर्जी रिक्वायर होती है। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो एनर्जी है वो आती है रेस्पिरेशन के प्रोसेस से कि जब आप सांस लेते हैं ऑक्सीजन अपने सेल्स का हिस्सा बनाते हैं तो उस दौरान जो है वो ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब क्योंकि ये रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो सेल्स के लेवल पे हो रहा होता है, हर सेल के अंदर ये प्रोसेस होगा, तो इसलिए हम रेस्पिरेशन को एक और नाम देते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन का। ठीक है, तो अब आप लोगों ने इसकी जब डेफिनेशन आएगी तो दोनों की आ सकती है अलग से, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकते हैं डिफाइन रेस्पिरेशन या डिफाइन सेलुलर रेस्पिरेशन। तो दोनों के आप सेम लिखेंगे, बस आप वर्ड चेंज कर देंगे। अब आप इसकी डेफिनेशन देखें, आप लोग करेंगे सबसे पहले आप लिखेंगे द सेलुलर एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस इज कॉल्ड द सेलुलर रेस्पिरेशन। ये लिखने के बाद आप लोग लिखेंगे ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द CH बॉन्ड्स आर ब्रोकन बाय द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन एंड सो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर आल्सो प्रोड्यूस।
ठीक है, पहले आप ये नीचे वाली लाइन लिखेंगे, उसके बाद आप ये स्टार्टिंग वाली लाइन लिखेंगे, तो आपकी डेफिनेशन जो है वो 2 मार्क्स के लिए कंप्लीट होगी। ठीक है, तो इसमें आपसे अगर आपको पूछा जाता है रेस्पिरेशन, तो आप सेलुलर का वर्ड उसमें स्किप कर देंगे। ठीक है, सारी वर्डिंग आप वही यूज़ करेंगे। तो अगर सेलुलर रेस्पिरेशन पूछा जाता है तो फिर आप सेलुलर का वर्ड जो है वो साथ मेंशन लाजमी करेंगे। ठीक है, अब हम इसको डिटेल से देखते हैं कि रेस्पिरेशन जो है वो इसके कितने जो है वो टाइप्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। अब आपके पास जो है वो रेस्पिरेशन 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। एक टाइप का नाम है एरोबिक और एक का नाम है एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसी टाइप है रेस्पिरेशन की जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो है वो कंप्लीट होगी, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो है वो ऑक्सीजन रिक्वायर नहीं होगी, बल्कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो है वो ये रेस्पिरेशन कंप्लीट होगी। अब एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो जितने बड़े जानदार हैं जैसे इंसान हैं या बाकी जो हायर एनिमल्स हैं उनके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होगी, और जो छोटे जानदार हैं जैसे बैक्टीरिया है या यीस्ट है, यीस्ट जो है वो फंगस की एक टाइप है, यूनिसेलुलर फंगस है जिसके अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी। लेकिन जो बड़े जानदार हैं या इंसानों में भी सम टाइम्स जो है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन किसी किसी कंडीशन में हो सकती है। वो कौन सी कंडीशन है वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। तो आपने बस बेसिक डिफरेंस याद रखना है कि जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है वो क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन, और जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रही है वो क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब अगर आपको इसकी डेफिनेशन आती है तो आप देखें कि इसमें आपने लिखना है, सेकंड लाइन से आप देखें, द सेलुलर रेस्पिरेशन अकरिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, वाइल द अदर वन, अगर आपको तो पूरा आता है कंपैरिजन में तो आप ये पूरा लिख देंगे, लेकिन अगर आपको सिर्फ आती है एनारोबिक की तो आप स्टार्टिंग इस तरह ही करेंगे, द सेलुलर रेस्पिरेशन अकरिंग इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिटेल से एरोबिक रेस्पिरेशन को। In the presence of oxygen, complete oxidation of glucose occurs with a maximum release of energy. अब जो एरोबिक रेस्पिरेशन होगी मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी, तो उन्होंने जो है वो ग्लूकोज की एग्जांपल ली। सबसे कॉमन जो फ्यूल आपकी बॉडी में है या बाकी जानदारों की बॉडी में वो ग्लूकोज है, तो इसलिए ग्लूकोज की जो है वो एग्जांपल ली जा रही है। अब ग्लूकोज जो है वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होगा। आपने इससे प्रीवियस टॉपिक में ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के बारे में डिटेल से देख लिया है कि जब किसी चीज़ के अंदर ऑक्सीजन ऐड होती है तो हम कहते हैं कि उस चीज़ की ऑक्सीडेशन हो गई है, या समटाइम्स ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है किसी भी चीज़ के अंदर से या हाइड्रोजन आयन निकल रहा हो तो हम उसको भी ऑक्सीडेशन बोलते हैं। लेकिन अभी हम ऑक्सीडेशन को पढ़े हैं ऑक्सीजन के हवाले से कि जब किसी चीज़ के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करती है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कि उस चीज़ की जो है वो ऑक्सीडेशन हो गई है। अब जब एरोबिक रेस्पिरेशन होगी तो आपका जो फूड है ग्लूकोज की फॉर्म में वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, यानी कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो जाएगा, और जितनी मैक्सिमम उसके अंदर से एनर्जी रिलीज़ हो सकती है वो एनर्जी रिलीज़ की जाएगी। In the first phase of the aerobic respiration, a molecule of glucose is broken down into 2 molecules of pyruvic acid. अब जो पहला स्टेप होगा उसमें क्या होगा कि जो ग्लूकोज का मालिक्यूल है, आपको पता है ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन पाए जाते हैं। ठीक है, ये इसका फार्मूला C6H12O6। अब जिसके 6 बॉन्ड्स हैं उन्होंने कम्प्लीटली ब्रेक डाउन होना है, लेकिन फर्स्ट फेज में क्या होगा कि सबसे पहले जो ग्लूकोज का मालिक्यूल है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स के अंदर। ठीक है, एक जो है वो दोनों पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स क्या हैं, 3 कार्बन कंपाउंड है, इसमें सबसे पहले ब्रेक डाउन होगा, यानी सबसे पहले ग्लूकोज पहले स्टेप में ब्रेक डाउन होगी पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स के अंदर। ग्लूकोज के अंदर कार्बन नंबर है 6, ठीक है, जबकि पायरुविक एसिड के अंदर जो है वो 3 कार्बन पाए जाते हैं। तो पहला स्टेप इस तरह से कंप्लीट होगा एरोबिक रेस्पिरेशन का। उसके बाद जो उसका सेकंड स्टेप होगा उसमें देखें, इन द सेकंड फेज द मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड आर कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड, all carbon hydrogen bonds are broken to carbon dioxide and water and all energy is released and the overall reaction is as follows। जबकि सेकंड स्टेप में आप देखें कि जो बाकी रिमेनिंग रह गए होंगे कार्बन, यानी पहले जो है वो कार्बन 6 कार्बन कंपाउंड था, एक बड़ा मॉलिक्यूल था, उसको तोड़ के छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया गया। ठीक है, छोटा मॉलिक्यूल क्या था, पायरुविक एसिड था जिसके अंदर 3 कार्बन थे। ठीक है, तो उसको जो है वो उससे नेक्स्ट स्टेप में उसको कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज किया जाएगा, यानी कम्प्लीटली ब्रेक डाउन किया जाएगा, यानी जितने भी इसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स पाए जा रहे हैं सबको जो है वो तोड़ा जाएगा। और जब वो बॉन्ड्स कम्प्लीटली टूट जाएंगे तो वो किस फॉर्म में जो है वो टूटेंगे, आपके पास जो है वो बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, ऑक्सीजन इसमें क्योंकि मेन इन्वॉल्व है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है जिसमें आपका ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक डाउन होकर क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और उसके साथ साथ जो है वो बॉडी से क्या रिलीज़ होगी, एनर्जी। ठीक है, ये एनर्जी है जो आप लोग अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करेंगे।
तो ये थी आप लोगों के पास एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी ऐसी रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही थी, ठीक है, जिसमें आपका ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो कम्प्लीटली ब्रेक डाउन होगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर, और उसके नतीजे में क्या रिलीज़ होगी, एनर्जी रिलीज़ होगी जो आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करेंगे। उसके बाद आप लोगों के पास सेकंड टाइप है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसी रेस्पिरेशन है जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगी, ठीक है, और इसका दूसरा नाम है फर्मेंटेशन। तो आपको पेपर में जो है वो फर्मेंटेशन के नाम से भी आ सकता है और एनएरोबिक रेस्पिरेशन के नाम से भी आ सकता है। अब आप इसकी रीडिंग देखें। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज इज़ इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड विद द लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। अब जब ऑक्सीजन एब्सेंट होगी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्योंकि ये रिएक्शन नहीं हो रहा, तो ग्लूकोज जो है वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा। तो जब कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होगा, जब उसके सारे कार्बन एटम्स जो हैं वो कार्बन के दरमियान में जो बॉन्ड्स हैं वो नहीं टूटेंगे, तो उसके अंदर से एनर्जी भी कम अमाउंट में रिलीज़ होगी। इन एनारोबिक रेस्पिरेशन द फर्स्ट फेज इज़ एग्जैक्टली सिमिलर टू डैट ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन। जो फर्स्ट फेज़ है वो दोनों में सिमिलर होगी। फर्स्ट फेज़ क्या थी, आप लोगों ने पढ़ा था कि 6 कार्बन कंपाउंड जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो ब्रेक डाउन होता है 3 कार्बन कंपाउंड, ये 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं जिसका नाम है पायरुविक एसिड। ये जो स्टेप है ये दोनों रिएक्शंस में जो है वो सेम है, यानी एरोबिक में भी ये वाला स्टेप होगा और एनएरोबिक में भी ये वाला स्टेप कंप्लीट होगा। उसके बाद देखें, अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, ये फर्स्ट फेज़ है। बट इन द सेकंड फेज़ पायरुविक एसिड इज़ नॉट कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब सेकंड फेज़ में क्योंकि ऑक्सीजन एब्सेंट है, तो आपका जो पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल है वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होगा, कम्प्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होगा, उसके अंदर कुछ जो है वो कार्बन के बॉन्ड्स रह जाएंगे। इट इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इथाइल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड। अब ये दो तरह से जो है वो हो सकती है कि आपका जो पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल है कम्प्लीटली ब्रेक डाउन नहीं हो रहे, तो वो या तो इथाइल अल्कोहल बना लेंगे या वो क्या बनाएंगे, लैक्टिक एसिड के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होंगे। इन दिस वे मैनी ऑफ द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर लेफ्ट अनब्रोकन इन द प्रोडक्ट, जिसकी वजह से आपके जो सेल के अंदर बहुत से कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में जो बॉन्ड्स पाए जा रहे हैं, लेफ्ट अनब्रोकन का मतलब है कि कुछ जो है वो ब्रेक डाउन नहीं होंगे, ऐसे ही रह जाएंगे, ठीक है। जब वो ब्रेक डाउन नहीं होंगी तो उसके अंदर से जो एनर्जी स्टोर है वो भी रिलीज़ नहीं होगी, तो ओवरऑल जो एनर्जी की प्रोडक्शन है वो कम होगी एरोबिक के मुकाबले में। एनारोबिक रेस्पिरेशन इज़ फर्दर क्लासिफाइड एज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। नाम से ज़ाहिर हो रहा है, मैंने आपको बताया कि फर्स्ट फेज़ में एनारोबिक में जो है वो पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल बना बिल्कुल सेम जैसे एरोबिक में बना था। अब उसके बाद जब सेकंड फेज़ में वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो वो इथाइल अल्कोहल बनाएगा या लैक्टिक एसिड बनाएगा, तो उसी की नाम के बेस पे हमने इसकी नेमिंग कर लिया है। इथाइल अल्कोहल के जो बनाएगा तो हम उस रिएक्शन को बोलेंगे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ठीक है। जब लैक्टिक एसिड बनेगा तो उसको हम नाम देंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का। सबसे पहले आप लोग देखें अल्कोहलिक फर्मेंटेशन क्या है। इट अकर्स इन बैक्टीरिया, यीस्ट एक्सेट्रा। In this type of anaerobic respiration, pyruvic acid is further broken down into alcohol and carbon dioxide. नाम से ज़ाहिर है, आपको नाम से भी याद रहेगा, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, तो इसमें आपका जो पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल है वो क्या बनाएगा, अल्कोहल बनाएगा। अल्कोहल का नाम इधर मेंशन किया हुआ है इथाइल अल्कोहल, ठीक है। उसका फार्मूला आप लोग देख लें, C2H5OH एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। C2 है क्योंकि 3 कार्बन कंपाउंड है आपके पास, ये पायरुविक एसिड, ठीक है, जिसमें से 2 कार्बन कंपाउंड ये बन गया और जो रिमेनिंग कार्बन था उसने बना दी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से एक बॉन्ड जो इसका फिर भी रह गया, जिसकी वजह से इसकी एनर्जी कम्प्लीटली रिलीज नहीं हुई। उसके बाद सेकंड आप देखें लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, इट अकर्स इन द स्केलेटल मसल्स ऑफ द ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स ड्यूरिंग द एक्सट्रीम फिजिकल एक्टिविटीज़। अब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ने आपको पहले बताया था स्टार्टिंग में कि एरोबिक जो है वो हायर एनिमल्स में होगी और एनारोबिक होती है बैक्टीरिया और यीस्ट में, लेकिन समटाइम्स हमारी बॉडी में भी हो जाती है। वो कब होती है कि जब आप लोग बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम एक्टिविटी कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सरसाइज करते हैं, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके मसल्स में पेन स्टार्ट हो जाती है और आपको मसल फटीग हो जाता है। तो वो एक्चुअली वो मसल फटीग क्यों होता है कि आपकी बॉडी जो है वो उस टाइम आपको जब आप एक्सट्रीम एक्टिविटी करते हैं तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो रही होती है, उसी टाइम आपका जो है वो ब्रीदिंग भी, आपका सांस भी फूलना शुरू हो जाता है और आपको जो है वो ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिलती। जब प्रॉपर अमाउंट में आपके मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलती तो उस दौरान थोड़ी देर के लिए जो है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो उस एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि आपका जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं वो कम्प्लीटली ब्रेक डाउन होने के बजाय वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लैक्टिक एसिड बनाना शुरू कर देते हैं, और जो पेन आपको फील हो रही होती है वो एक्चुअली लैक्टिक एसिड की ही वजह से होती है, ठीक है। तो ये जो है वो इंसानों में भी हो सकती है, बाकी जानदारों के मसल्स में भी हो सकती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन है जब वो एक्सट्रीम एक्टिविटी कर रहे होंगे। लेकिन बाकी जो जानदार हैं जिसमें आपके पास है बैक्टीरिया, उसके अंदर ये होगी और जो है वो
इसके अलावा जो है वो छोटे जानदारों के अंदर ये हो सकती है। दिस आल्सो हैपन्स इन द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द मिल्क। इन दिस टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन ईच पार्विक एसिड मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। अब इधर लैक्टिक एसिड का जो फार्मूला है उसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। आपके पास है ये C3H6 एंड O3, ठीक है। आपने इसकी करेक्शन करनी है। आपकी बुक में C2 लिखा हुआ है जबकि ये रॉन्ग जो है फार्मूला लिखा हुआ है। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन नाम से सारा जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है या लैक्टिक एसिड एनारोबिक रेस्पिरेशन है उसमें आपका जो पार्विक एसिड का मॉलिक्यूल है वो ब्रेक डाउन होकर क्या बनाएगा, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। और लैक्टिक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड है, तो इसमें आपने आगे कार्बन डाइऑक्साइड वाली जो इक्वेशन इसमें लिखी थी वो आप इसमें ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास एनारोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन की 2 टाइप्स थी, एक थी अल्कोहलिक और एक थी लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट है आप लोगों के पास इंपॉर्टेंस ऑफ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है इसकी क्या फ़ातियत है उसको हम लोग इसमें पढ़ते हैं। व्हेन लाइफ इवॉल्व्ड ऑन अर्थ द अर्ली लैंड और द वाटर हैबिटेट्स डिड नॉट हैव एनी सप्लाई ऑफ द फ्री ऑक्सीजन। जब ज़मीन पे जब स्टार्टिंग थी, जब ये एवोल्यूशन का जो है वो टाइम पीरियड स्टार्ट था कि ऑर्गेनिजम्स बहुत ज़्यादा जो है वो सिंपल थे और उस टाइम जो है वो नेचर में फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थी, तो उस टाइम जितने भी एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स थे वो ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए, यानी ऑक्सीजन क्योंकि एब्सेंट थी तो वो जो है वो एनारोबिकली रेस्पायर करते थे। इन दीज एनारोबिक कंडीशंस अर्ली ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर एनारोबिकली एंड गॉट एनर्जी फ्रॉम देयर लाइफ एक्टिविटीज़। तो उन्हें जो भी लाइफ एक्टिविटी के लिए एनर्जी रिक्वायर होती थी वो एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू उनकी कंप्लीट होती थी नीड। Even today, when the free oxygen is available, some organisms, including some bacteria and some fungi, get energy from the anaerobic respiration and are called anaerobes. उन्होंने कहा कि अब भी क्योंकि ऑक्सीजन आपके पास जो है वो नेचर में अवेलेबल होती है फ्री ऑक्सीजन की फॉर्म में, लेकिन फिर भी कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जैसे कि बैक्टीरिया और कुछ फंजाई जो अपनी जो है वो एनर्जी की नीड को पूरा करने के लिए एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं और उसके ज़रिए से जो है वो अपनी एनर्जी की नीड को फुलफ़िल करते हैं और इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं एनाएरोब्स, ठीक है। तो ऐसे जानदार जो एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं हम क्या बोलते हैं, एनाएरोब्स में बोला जाता है। अब आप इसकी डेफिनेशन अगर आपको आती है तो आप लिखोगे सम ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग सम बैक्टीरिया एंड सम फंजाई गेट एनर्जी फ्रॉम द एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड आर कॉल्ड एनाएरोब्स। यहाँ तक आप लिखेंगे। Human can also provide energy to their skeletal muscles through the anaerobic respiration. ये मैंने आपको पहले बताया कि समटाइम्स हायर ऑर्गेनिजम्स में, एनिमल्स में या ह्यूमन बींग्स के मसल्स के अंदर भी जो है वो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होती है। और कौन से मसल्स में, जो स्केलेटल मसल्स हैं जो ज़्यादा एक्टिविटी में जो है वो इन्वॉल्व हैं उसके अंदर होगी, और वो तब होगी जब आप एक्सट्रीम जो है वो एक्टिविटी कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो उस दौरान आपकी बॉडी में क्योंकि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी तो वक्ती तौर के लिए एनर्जी की नीड को पूरा करने के लिए आपकी बॉडी में एनाएरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगी। इट हैपन्स व्हेन द स्केलेटल मसल्स हैव टू वर्क हार्ड ड्यूरिंग द एक्सरसाइज बट ऑक्सीजन सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज फुलफिल द डिमांड। उसके बाद देखिए साइंटिस्ट हैव यूज द फर्मेंटिंग एबिलिटीज़ ऑफ द फंजाई एंड बैक्टीरिया फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड। इसके अलावा आप साइंटिस्ट ने जब देखा कि फर्मेंटेशन जो है, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, उसके ज़रिए से उसको यूज़ में लाकर आप बहुत से जो है वो इम्पोर्टेंट काम कर सकते हैं। जैसे कि आजकल इसको बेकिंग इंडस्ट्री में, बेकिंग प्रोडक्ट्स में यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल द फर्मेंटिंग पावर्स ऑफ द बैक्टीरिया आर यूज्ड फॉर मेकिंग चीज़ एंड योगर्ट। अब बैक्टीरिया के फर्मेंटेशन की जो एबिलिटी है एनारोबिकली रेस्पायर करने का हमें ये फ़ायदा होता है कि हम उससे जो है वो चीज़ प्रिपेयर करते हैं और योगर्ट वगैरह की फॉर्मेशन करते हैं। इसके अलावा फर्मेंटेशन इन यीस्ट इज़ यूज्ड इन द ब्रूइंग एंड बेकिंग इंडस्ट्री। इसके अलावा जो अल्कोहल बनाने वाली इंडस्ट्री है, ठीक है, उसके अंदर इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो बेकिंग इंडस्ट्री है उसके अंदर भी यीस्ट का यूज़ है। यीस्ट मैंने आपको बताया था एक यूनिसेलुलर फंगस है। जितने भी फंगस और फंजाई हैं आपके पास वो सारे के सारे मल्टीसेलुलर हैं विद एक्सेप्शन ऑफ यीस्ट। यीस्ट वाहिद फंगस है जो कि यूनिसेलुलर है, ठीक है। उसके अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन पाई जाती है, तो उसको हम लोग जो है वो इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं। कौन सी इंडस्ट्री में, बेकिंग इंडस्ट्री में, और उसके साथ साथ ब्रूइंग इंडस्ट्री में। ब्रूइंग इंडस्ट्री से मुराद है अल्कोहल बनाने वाली जो इंडस्ट्रीज हैं उन्हें बोला जाता है। सिमिलरली द सोया सॉस इज़ मेड थ्रू द फर्मेंटेशन बाय अ फंगस एस्परजिलस। इसके अलावा सोया सॉस का आपने नाम सुना हुआ है, ठीक है, उसमें आपने यूज़ भी इसको किया होगा। इसकी प्रिपरेशन के लिए जो है वो साइंटिस्ट क्या करते हैं, एक फंगस यूज़ करते हैं। उस फंगस का नाम क्या है, एस्परजिलस। एस्परजिलस फंगस है, उसको यूज़ किया जाता है। उसको यूज़ करके क्या बनाया जाता है, सोया सॉस बनाई जाती है। तो ये सारी थी इंपॉर्टेंस फर्मेंटेशन की। तो आप लोगों को जो है वो ये लॉन्ग क्वेश्चन में समटाइम्स हाल ही इंपॉर्टेंस पे आ जाती है, तो फिर आपको इसको हेडिंग्स के साथ लिखना है। आपके पास नोट्स जो गिवन है उसमें से आप देखिए इसमें हेडिंग्स ऐड करेंगे, ठीक है। और ये समटाइम्स पूरा लॉन्ग में भी आ जाता है या टाइप्स आ जाती हैं फर्मेंटेशन की। तो आप लोगों ने इस पूरे टॉपिक को अच्छी तरह से लर्न करना है।
ठीक है। और इसको आप लोगों ने एक दफ़ा लिख के भी प्रैक्टिस करनी है, लेकिन रफ़ कॉपीज़ पे आप लिखें और लिख के इसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है। अल्लाह हाफिज़।